Uh, Dear students, good evening and assalamu alaikum and welcome back to Nursing Mentorship with Bilal Said. Students, आज हम यूनिट 7 का जो सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट 2 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इसमें असेसमेंट फॉर द इन्वायरमेंटल सेफ्टी क्या होती है। सही, असेसमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल सेफ्टी को हमने मेक श्योर करना है कि किस तरह हमने इन्वायरमेंटल सेफ्टी को असेस करना है। देखो, आफ्टर you choosing the place and start the performs to walk and through of the work area looking for the hazards indicated in this training। जब भी मतलब जब आप कभी भी कोई एरिया को प्लेस को चूज़ करते हैं और वहाँ पे आप अपना काम स्टार्ट करते हो तो मोस्टली आप वहाँ पे कुछ हैज़र्ड्स को देख रहे होते हो। सही है। तो हैज़र्ड जो है वो जिस तरह हमें इंडिकेट करता है किसी भी मतलब एक ट्रेनिंग की अगर हम बात करते तो उसमें हमें इंडिकेट किया जाता है। तो उसको इंडिकेट करते हैं कि उस किस तरह हम उसको देखते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे हम देखें तो जैसे कि हम बात करते हैं हैज़र्डस एक्सपोजर कंट्रोल प्लान होता है। मोस्टली यही चीज़ें जो है ये हम इंडिकेट कर रहे होते हैं किसी भी ट्रेनिंग में। सही है कि इसकी क्या कंट्रोल प्लान होती है। दूसरा, एनी केमिकल विच पॉजेज अ हेल्थ हैज़र्ड, कोई केमिकल है वो किस तरह हेल्थ हैज़र्ड जो है वो कर रहा होता है तो वो उसको देखना है। हॉट एंड कूल्ड सरफेस विच कूल्ड बर्न और फ्रीज एम्प्लॉयज़, कुछ इस तरह के जिसको हम ये भी कह सकते हैं क्रायोजेनिक भी कह सकते हैं। क्रायोजेनिक वो होते हैं जिसमें क्या है कि जैसे अगर कोई भी सब्सटेंस होता है, सही, तो वो या सब सरफेस एरिया की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं मोस्ट कूल्ड बर्न या फ्रीज एम्प्लॉयज़ की हम बात करते हैं तो वो उसको हम यही कहते हैं, सिंपल इज़ दैट। सही है। तो लेट सपोज हम बात करते हैं ये क्रायोजेनिक मटेरियल ये होता है कि किसी भी बर्न कूल्ड की बात करते हैं या हॉट की बात करते हैं जिसकी वजह से आपको क्या या फ्लूइड जो हॉट फ्लूइड होता है तो उसकी वजह से आपको बर्न हो सकता है। इसको क्रायोजेनिक मटेरियल कहते हैं। आउटोक्लेव्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आउटोक्लेव्स वो है इस तरह अगर कोई भी मशीन है लेट सपोज तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो उस मशीन में मोस्टली स्टीम यूज़ किया जाता है जिससे हम किस अंडर हाई प्रेशर की वजह से क्या कर सकते हैं उसकी जो बैक्टीरिया है उसको किल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ओवन की बात करते हैं या स्टोव्स की बात करते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात करना है, इस ये इंडिकेट करते हैं। रेगुलर वेस्ट कंटामिनेंट्स क्या होती है तो उसको देखते हैं। फायर एंड सेफ्टी प्लान क्या है? सही, मेंटेनेंस ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग फीचर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है जो कंस्ट्रक्शंस के लिए करते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें जो भी मतलब इस तरह की कुछ ट्रेनिंग होती है ताकि उनके लिए क्या करें ट्रेनिंग में मोस्ट ये चीज़ें हम इंडिकेट करते हैं कि इस चीज़ों पे ज़्यादा ट्रेनिंग हो तो ज़्यादा हम सेफ्टी को और बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और इस तरह के हैज़र्ड से हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सिंपल इज़ दैट। दिस स्टूडेंट हम बात करते हैं कि प्रिवेंटिंग द फॉल इन हेल्थ केयर। फॉल देखो कि आपने हेल्थ केयर में किस तरह फॉल से या गिरने से बचाना है। तो ऑन एडमिशन द ओरेंट क्लाइंट टू दियर सराउंडिंग एंड एक्सप्लेन द कॉल सिस्टम। आपने क्या करना है जब आप ओरेंटेशन देते हो तो उस टाइम आप सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग जो है पेशेंट को समझा देते हो। जैसे कॉल सिस्टम है कि आप जब भी आपको कोई काम हो तो आप हमें कॉल बेल करें ताकि उसको वो गिरे ना। अच्छा, तो इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं फॉल इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, केयरफुली असिस्ट द क्लाइंट्स एबिलिटी टू एम्बुलेट एंड ट्रांसफ़र, उसको असिस्ट करना है कि वो केयरफुली एम्बुलेट करे ट्रांसफ़र करें कहीं गिर ना जाए। प्रोवाइड द वॉकिंग एड्स एंड असिस्टेंट टू रिक्वायर्ड, ये देखिए कि उनको वॉकिंग एड्स हम प्रोवाइड करें या उनको किसी चीज़ की असिस्टेंट की नीड है तो उनको भी हम असिस्ट करें। देखें, क्लोजली सुपरवाइज द क्लाइंट एट रिस्क फॉर द फॉल, ये सुपरवाइज करे कि क्लाइंट जो है वो फॉल रिस्क पे है, स्पेशली एट द नाइट। जब नाइट में अगर बात करते तो मोस्टली पेशेंट को जो है डिजीज़ प्रोसेस में होता है तो वो गिर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने ये भी देखना है कि पेशेंट को अगर हम फॉल रिस्क बैंड पहनाए तो उससे भी पता चल सकता है कि ये पेशेंट फॉल रिस्क पे है। पेशेंट को किस तरह महसूस करते हैं, जैसे अगर उसकी जीसीएस लेवल कम है, सही है, या उसकी एचबी लेवल कम है, सही है, या उसको मतलब कुछ मेडिकेशन दी हुई है, एनेस्थेटिक मेडिकेशन दी हुई है तो उसकी वजह से डिजीज़ प्रोसेस की वजह से है, सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम देख रहे होते हैं। और एक और चीज़ है जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की बात करते हैं।
ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी जो है वो हम 2 रीडिंग लेते हैं, डिफरेंट रीडिंग लेते हैं ब्लड प्रेशर की, तो उससे भी पता चल जाता है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, तो इट्स मीन दैट कि पेशेंट इज़ फॉल रिस्क पे है। सही। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा, इंकरेज द क्लाइंट टू यूज़ द कॉल लाइट टू रिक्वेस्ट असिस्टेंट, उनको ये करना है, इंकरेज करना है कि आप कॉल लाइट को यूज़ करें। अच्छा, दूसरा, इंश्योर दैट द लाइट इज़ विद इन द ईजी रीच, मतलब ये इंश्योर करे कि जो लाइट है वो विद इन ईजी रीच, मतलब उसमें उसको लाइट पहुँचे वहाँ पे जहाँ पे वो है, मतलब वो जब जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे उसके लिए लाइट जो है वो होनी चाहिए ताकि वो गिरे नहीं। सही। लेट सपोज अगर वो वॉशरूम जा रहे हैं तो वॉशरूम में उसके लिए एक प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। सही। अगर वो उठ रहा है तो उस टाइम उसके लिए एक प्रॉपर लाइट होनी चाहिए ताकि वो कहीं उठते टाइम जो है गिर ना जाए। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, दूसरा ये है कि इंश्योर दैट, अच्छा दूसरा है इनकरेज द क्लाइंट टू यूज़ द ग्रैब बार्स माउंटेड इन द टॉयलेट एंड द बाथिंग एरिया एंड रेलिंग अलोंग द कॉरिडोर, मतलब ये है कि वो उसी कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं कि जब भी वो वॉशरूम के लिए जाता है या जैसे कि अगर वो नहाने जा रहा है तो ये सारी चीज़ें जो है एक ही कॉरिडोर में अगर है तो ज़्यादा अच्छा है ताकि वहाँ पे उसको ये हम इनकरेज करें कि जब भी आप जाए तो आप मतलब ये है कि जो बाथिंग एरिया है वहाँ पे आप उस कॉरिडोर के साथ होना चाहिए ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। Always keep hospital beds in the low position and well locked and not providing the care so that client can move in or out of the bed easily. Simple is that, मतलब जहाँ पे बेड की हम बात करते हैं कि वो इस तरह की उसकी पोजीशन ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए ताकि पेशेंट ईज़िली उससे उठ सके और बैठ सके। दूसरा ये है कि वो मोस्टली हमें लॉक करना चाहिए क्योंकि अगर वो लॉक नहीं होंगे तो वो उसकी वजह से पेशेंट को फॉल रिस्क के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे है सेफ्टी हैज़र्ड्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। अच्छा, जिसमें हम डेवलपमेंट लाइफ स्पैन पूरी लाइफ में अगर उनको सेफ्टी हैज़र्ड्स की हम बात करते हैं, फेटस से लेके और एडल्ट तक हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे है डेवलपमेंटल फेटस। सही। एक्सपोजर टू मटरनल स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, एडिक्टिव ड्रग्स, एक्सरे फर्स्ट ट्राइमास्टर सर्टेन पेस्टिसाइड्स। देखो, अगर फर्स्ट ट्राइमास्टर की बात करते हैं, जब बेबी फेटस में होता है वो फर्स्ट ट्राइमास्टर 3 मंथ्स का होता है। स्टार्ट के 3 मंथ्स में मोस्टली अगर मदर जो है वो इस तरह की स्मोकिंग करती है या अल्कोहल ड्रग कंजप्शन करती है या इस तरह की अल्कोहल कंजप्शन करती है और ड्रग एडिक्टिव है, तो उन सारी चीज़ों से क्या होगा कि उनकी जो वो एक हैज़र्ड्स हैं जिनकी वजह से बेबी को जो है वो क्या हो सकता है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, उनकी सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। अच्छा, न्यू बॉर्न की जब बात करते हैं, न्यू बॉर्न हमारे पास जो है न्यू बॉर्न 28 डेज़ तक होता है मोस्टली हमारे पास जो बेबी पैदा होता है। सही। फ्रॉम एट बर्थ अगर हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यू बॉर्न कहते हैं। इन्फेंट ये होता है कि 31 मंथ से लेके फिर हमारे पास 1 ईयर तक, अगर हम 28 डेज से फिर लेके 1 ईयर तक अगर हम बात करते हैं तो उसको हम इन्फेंट कहते हैं। उनको क्या हैज़र्ड्स हो सकती है, फॉलिंग हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है, इनक्रिप प्लेसमेंट इन द प्रोन पोजीशन, उल्टा लेटने से या दूसरा सफोकेशन की वजह से। अगर हम चोकिंग की बात करते हैं फॉर एस्पायरेट मिल्क, जब वो चोकिंग करता है जिसकी एस्पायरेट मिल्क को एस्पायरेट करता है तो उसकी वजह से उनको चोकिंग हो जाती है। या इनजस्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को खा लेता है, बर्न फ्रॉम द हॉट वाटर, अक्सर देखा होगा कि पानी से जो गर्म पानी है उसमें बच्चे जो है, या स्पिल हॉट लिक्विड, या जो हॉट लिक्विड है वो स्पिल हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा हैज़र्ड्स होती है। तो ये क्या, ये हमारे पास सेफ्टी हैज़र्ड्स हैं जो थ्रू आउट लाइफ जो है ये हो रही होती हैं। अच्छा, टोडलर को बात करते हैं। टोडलर हमारे पास जो है 3 ईयर की बात आती है तो इसको हम देखते हैं। सही है। तो फिजिकल ट्रॉमा फ्रॉम द फॉलिंग होता है, रनिंग इनटू द ऑब्जेक्ट, एस्पायरेशन ऑफ द स्मॉल टॉयज, देखते हैं खिलौने के साथ खेलते हैं तो उनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, गेटिंग कट बाय शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट होता है जैसे नाइफ होती है तो इससे उसको कट लग सकता है। दूसरा, ऑटोमोबाइल क्रैशेस होते हैं, बर्न्स, पॉइजनिंग की वजह से, ड्राइंग की एंड इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली टोटल जो है वो चल सकता है और उसको हर चीज़ में वो ख़ुद को
इन्वॉल्व करता है और मोस्टली उन चीज़ों से ज़्यादा उनको, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक होती है तो लाइट की तरफ जाती है, जितने भी घर में बटन्स वगैरह होती है उनको यूज़ कर रहा होता है। तो ये सारी हैज़र्ड्स हैं थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा, प्री स्कूल हमारे पास जैसे कि 3 साल से लेके 6 साल तक की बात करते हैं तो उसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास प्री स्कूल है। सही। अच्छा, इंजरी फ्रॉम दी ट्रैफिक प्लेग्राउंड की वजह से उसको इंजरी हो सकती है। सही, प्लेग्राउंड की वजह से या इक्विपमेंट्स की वजह से। एंड अदर ऑब्जेक्ट चोकिंग, सफोकेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे, एयरवे के ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, एयर कैनाल जो है बाय फॉरेन ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से, पॉइजनिंग की वजह से, ड्राइंग एंड फायर एंड बर्न की वजह से, हार्म फ्रॉम द अदर प्लेस और एनिमल, पीपल या एनिमल, किसी भी एनिमल से यानी कि कैट से या डॉग से बाइट होने की वजह से या किसी भी पीपल से। सही है। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली उनको प्री स्कूल जो बच्चे हैं उनको होती है। अच्छा, अब 12 से 18 साल की अगर हम बात करते हैं तो वो उसको हम एडोलेसेंट कहते हैं। व्हीकुलर ऑटोमोबाइल जैसे बाईसाइकिल मोस्टली चला रहे होते हैं। सही, तो उन चीज़ों से इनको फ्रीडम सब्सटेंस एब्यूज़, कोई भी सब्सटेंस एब्यूज़ करता है तो उनकी वजह से जो है उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, साइकिल से, कार से। तो ये सारी चीज़ों से जो है उनको मोस्टली जो है वो हैज़र्ड्स हो सकते हैं। सही, जो सेफ्टी हैज़र्ड्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लास्ट वन है एडल्ट, जो ओल्डर और एडल्ट है उसकी बात करते हैं, जिसकी 18 के बाद स्टार्ट हो जाती है। सही है। फॉलिंग, बर्न एंड पेडिस्ट्रियंस एंड द ऑटोमोबाइल क्रैशेस, मोस्टली ऑटोमोबाइल क्रैशेस जो होती है, जिस तरह बाइक होती है तो उसकी वजह से मतलब वो गिर सकते हैं, उनको मतलब बर्न भी हो सकते हैं और ऑटोमोबाइल क्रैशेस भी हो सकती हैं। तो सिंपल इज़ दैट। तो ये आप देखें कि ये हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं और इसमें आप देखें कि किस तरह बच्चों को या हम डिफरेंट एज में देखते हैं कि किन किन चीज़ों से उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट टूल्स क्या है हमारे पास। रिस्क असेसमेंट टूल आर अवेलेबल फॉर डिटरमाइन द क्लाइंट एट रिस्क। देखते हैं जैसे कि बहुत लेट सपोज फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंजरी सच एज फॉल, मतलब ये भी एक रिस्क है अगर वो गिरे। फॉर द जनरल सेफ्टी ऑफ द होम एंड होम केयर सेटिंग, होम या हेल्थ केयर सेटिंग जो है ये भी हमारे पास एक सेफ्टी है। सही कि वो हेल्थ केयर सेटिंग किस तरह है, तो ये सारे जो है। दूसरा, द टूल्स समराइज द स्पेसिफिक डेटा कंटेन इन द क्लाइंट्स नर्सिंग हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ये टूल्स हमें समराइज़ करती है जब हम उनसे पेशेंट से डेटा लेते हैं या उसकी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें उन चीज़ों को समराइज़ करना होता है। एंड एनालिसिस ऑफ द रिलेवेंट रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई द एक्चुअल एंड पॉसिबल रिस्क, एक्चुअल एंड पॉसिबल रिस्क क्या है। फॉर इंस्टेंस द रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, तो ये हमारे पास रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी जो है ये क्या है, ये रिस्क है। व्हेन अ पर्सन इन प्लेस ऑन द बेड रेस्ट, जब पेशेंट बेड रेस्ट होगा तो स्किन इंटीग्रिटी रिस्क अप्रेजल शुड बी कंप्लीटेड टू असिस्ट विद द प्लानिंग केयर, तो हमने क्या करना है, इसको ज़्यादा असिस्ट करना होता है क्योंकि ये भी एक रिस्क है जिसकी वजह से इनको क्या हो सकता है, इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सिंपल इज दैट। अच्छा स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि क्लाइंट इन एंड द इन पेशेंट सेटिंग। अब इन पेशेंट सेटिंग क्या होता है, जो पेशेंट एडमिटेड होते हैं उनको इन पेशेंट कहते हैं। सही है। इन पेशेंट क्लाइंट शुड बी असिस्ट द स्किन एंड फॉल रिस्क फैक्टर, स्किन का देखना है, उनकी स्किन इंटीग्रिटी देखनी है, उनकी फॉल रिस्क देखना है कि वो स्किन इंटीग्रिटी तो नहीं है, क्योंकि उसको मोस्ट स्किन के प्रॉब्लम फिर बेड सोर डेवलप हो सकता है। आगे यूनिट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बेड सोर या प्रेशर सोर या ड्यूडेनल अल्सर के बारे में। अच्छा, तो कुछ फैक्टर्स हैं। द क्लाइंट रिस्क ऑफ फॉलिंग इज आइडेंटिफाइड आफ्टर द गैदरिंग द स्पेसिफिक असेसमेंट डेटा, नर्स एंश्योर द सेफ एनवायरनमेंट। आफ्टर स्पेसिफिक डेटा जब हम पेशेंट से लेते हैं तब हम उनको देख रहे होते हैं कि पेशेंट जो है ये रिस्क फॉर फॉल पे है। क्लाइंट इन होम, इंजरीज इन द होम रिजल्ट प्राइमरी फ्रॉम द फॉल, पॉइजनिंग, फायर्स या सफोकेशन एंड द मल्टी फंक्शनिंग हाउस हेल्ड इक्विपमेंट। तो इन चीज़ों से जो है घर में भी, जैसे अगर हम देखें कि उनको मतलब इंजरी हो सकती है गिरने से या पॉइजनिंग करने से, फायर या सफोकेशन या मल्टी फंक्शनल की हम बात करते हैं, तो इन चीज़ों से क्या हो सकता है, या हाउस हेल्ड इक्विपमेंट्स की वजह से। दूसरा, द सेफ्टी रिस्क डेटा असिस्ट इन द होम, डायरेक्ट द नर्स प्लानिंग फॉर द क्लाइंट एंड केयर गिवर एजुकेट। अच्छा, जहाँ पे हम बात करते हैं कि द सेफ्टी रिस्क डेटा असिस्ट इन द होम, डायरेक्ट
द नर्सेज प्लानिंग फॉर द क्लाइंट्स एंड केयर गिवर एजुकेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो केयर गिवर एजुकेशन है उनके फॉर द क्लाइंट्स एंड केयर गिवर एजुकेशन, मतलब क्लाइंट्स और केयर गिवर एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो सेफ्टी रिस्क है, सेफ्टी रिस्क की हम बात करते हैं कि डेटा को किस तरह असेस किया जाता है घर में, और डायरेक्ट द नर्सेज प्लानिंग सिंपल इज़ दैट। मतलब जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम किस तरह एजुकेट किया जा सकता है उस रिस्क के हवाले से। सही, जो हम रिस्क की बात करते हैं कि किस तरह उनको असिस्ट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको एजुकेट किया जाता है। अच्छा, असेसमेंट टीचिंग एंड आउटकम्स इवोल्यूशन ऑफ द सेफ्टी हैजर्ड्स कैन बी सेवरल होम विजिट्स। कुछ सेवरल होम विजिट से हमें पता चल जाता है कि जो हम असेसमेंट की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं और आउटकम इवॉल्वेशन की बात करते हैं, तो आफ्टर सम विजिट्स के बाद जो है हमें उनकी इवॉल्वेशन होती है, उनके बारे में पता चल जाता है कि उनकी सेफ्टी क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, continual assessment of the client health risk and prioritization of the nursing intervention aimed at risk reduction। मतलब जब भी हम कंटिन्यू असेसमेंट करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं कि क्लाइंट जो है वो हेल्थ रिस्क एंड प्रोटाइजिंग ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन, उसको थोड़ा सा प्रोटाइज करते हैं। सही, नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो बार बार करते हैं, बार बार कंटिन्यू असेसमेंट करते हैं, बार बार जो है इंटरवेंशन करते हैं। तो इट्स मीन दैट कि हम उसको क्या करें, उस रिस्क को रिड्यूस कर सकें, उसका मकसद ये होता है। अच्छा, प्रोमोटिंग एडिक्वेट रेस्ट एंड एक्सरसाइज, ये करना है। दूसरा, टीचिंग क्लाइंट अबाउट द हेल्थ रिस्क के बारे में उनको एजुकेट करना है, टीच करना है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन के बारे में, जितनी भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये भी एक मतलब एक हैजर्ड्स है। सही, ये रिस्क है अगर हम ना करें। प्रोवाइडिंग बैलेंस न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ्टी मेजर may require alteration in the physical environment and identified by the agency fall prevention protocol। तो जितने भी प्रोटोकॉल हैं फॉल प्रिवेंशन के, वो जो है उनको देखना है। सही, तो एक तो ये है कि उनकी बैलेंस डाइट को जो है उनको देखना है, और उनकी जो मेजरमेंट्स है मतलब वो किस तरह वो जो सेफ्टी मेजरमेंट्स है उनको हमने मेक श्योर करना है कि वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। सही है, तो सेफ्टी मेजरमेंट्स को हमने क्या करना है, मेक श्योर करना है। सही है, या उनको सेफ्टी मेजरमेंट्स जो है वो अप्लाई करनी है। सेफ्टी मेजरमेंट क्या है, जैसे अगर हम साइड ड्रिल्स की बात करते हैं, कॉल बेल की बात करते हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास एक सेफ्टी मेजरमेंट से जो हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। सही है, तो इससे क्या होता है, पेशेंट सेफ रहता है। और ये हमें उनको जो भी किसी भी हॉस्पिटल की हम बात करते हैं तो उनकी अपनी फॉल प्रिवेंशन प्रोटोकॉल होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली इस पर पॉलिसी या अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल जो है उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, हमने उस हेल्थ को देखना है या उसकी फॉल प्रिवेंशन करनी होती है। अच्छा स्टूडेंट, जनरल सेफ्टी मेजर इन हेल्थ केयर क्या है। पीपल कैन बी सेपरेट फ्रॉम द रिस्क, उनको अलग करें, जो भी रिस्क है उनसे उनको सेपरेट करें। पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग कैन बी वॉर्म, फॉर एग्जांपल गूगल्स, गम्स, बूट्स एंड ग्लव्स, मतलब जो पीपीईज की बात करते हैं। सही, तो उसको हमने मेक श्योर करना है कि प्रॉपर पीपीई जो है वो होनी चाहिए। दूसरा, स्टाफ कैन बी ट्रेंड एंड बेटर इन्फॉर्म, स्टाफ ट्रेन होता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल के अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रेन करते हैं। फॉर रिस्क के बारे में बहुत ज़्यादा सेशंस होती है, वर्कशॉप्स होती हैं। अच्छा, लिफ्टिंग इक्विपमेंट कैन बी यूज़, लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करने हैं। पावर टूल्स कैन हैव गार्ड्स, ये करवाना है पावर टूल्स जो है। सेफ्टी स्विच कैन बी यूज़, जो सेफ्टी स्विच है उसको भी यूज़ करना है। तो ये सारी जो है ये हमारे पास एक जनरल सेफ्टी है जो हॉस्पिटल में, उसको हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास रेफरेंसेस है स्टूडेंट्स। ये आज का यूनिट था हमारे पास, जो यूनिट नंबर 7 है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, और उसका पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो जितनी भी बाकी वीडियो है वो आपको जो है मिल जाएगी, और इससे पहले जो हमने वीडियो की है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहे और हम फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो रिमेनिंग यूनिट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी है। ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।